हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एंड विश आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का टेड टॉक्स पे। मैं अपर्णा और रोज की तरह हम लोग आज भी करने जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 का एग्जाम जो आपका होने वाला है। उसके लिए जीके के 30 प्रश्नों की क्लास को तो देखिए, हम लोग हर एक क्लास में 30 प्रश्न करते हैं और इसको एक्सप्लेनेशन के साथ करते हैं। तो एक क्लास में हम लोग 30 से 50 प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। वो थे अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय वो शासक थे, मुगल सम्राट थे जिन्होंने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था। और ये बहादुर शाह जफर के पिता थे। बहादुर शाह जफर क्या थे? अंतिम मुगल शासक थे। उनके पिता कौन थे? अकबर द्वितीय थे। और इन्होंने ही जो राम मोहन राय थे उनको राजा की उपाधि दी थी। तो अगर प्रश्न कभी आपसे ये पूछे कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी, उनका नाम तो था राम मोहन राय, राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। ये किसके पिता थे? भारत के अंतिम मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, उनके पिता थे। और किसको राजा राम मोहन राय को किसने लंदन भेजा था अपने दूत के रूप में? अकबर द्वितीय ने भेजा था। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप जरूर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम सन 1856 में पारित हुआ था। इस समय किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ। ये प्रश्न भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन था उस समय। तो वो थे लॉर्ड कैनिंग थे और 1856 में पारित किया गया था, ये सोच के कि स्त्रियों की दशा जो है उसके सुधार करने में, उनका जो पुनर्विवाह अधिनियम है इसको सामाजिक मंजूरी मिल जाएगी तो उनकी दशा में थोड़ा सुधार आएगा। और इस कार्य में सर्वाधिक योगदान ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम था उसके लिए सबसे ज्यादा स्त्रियों के लिए किसने कार्य किया? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया। उस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। साल कौन सा था? 1856 था। अब अगला प्रश्न है जो पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था। प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उस समय भारत का शासक कौन था। तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर थे। 1600 में जो है इसकी स्थापना हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उस समय अकबर थे। और अगर प्रश्न ये पूछे कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, तो भारत में जहांगीर के शासनकाल में हुई थी स्थापना। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो वो अकबर थे। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, आप अंतर जानते रहिएगा। प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संत के शिष्य थे। तो वो थे बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के शिष्य थे। प्रश्न नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कौन सा बादशाह था जिसे कलंदर के नाम से जाना जाता था। तो ये प्रश्न मैं आपको प्रीवियस जो है प्रैक्टिस सेट में करवा चुकी हूँ कि बाबर जो है कलंदर के नाम से जाने जाते थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी उदारता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, तो उन्हें कलंदर के नाम से पुकारा जाता था। प्रश्न नंबर 6 है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु माना गोपाल कृष्ण गोखले को। 6th में आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना था। देखिए, महात्मा गांधी जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी कब अफ्रीका से भारत आए? 1915 में आए। भारत आने पर गांधी जी को गोपाल कृष्ण गोखले का सुझाव प्राप्त हुआ था। उन्होंने भारत में ब्रिटिश विरोध की रणनीति तैयार की थी। और गांधी जी ने जो अपनी आत्मकथा लिखी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, में उन्होंने स्वयं गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस पुस्तक में उन्होंने ऐसा लिखा है, तो उन्होंने लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, या फिर माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ नामक पुस्तक है जो उन्होंने लिखी थी, उनकी आत्मकथा है, उसमें उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है।
प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। 7 में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? उसका नाम था लाल कुर्ती आंदोलन। क्या नाम था? लाल कुर्ती आंदोलन था। कब शुरू किया गया था उन्होंने? लगभग 1920 के आसपास इसको शुरू किया था और ये अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारंभ किया गया आंदोलन था। इसके अंतर्गत, इस आंदोलन के अंतर्गत क्या था कि स्वयं सेवकों की भर्ती की गई जो गांधीवादी सत्याग्रह का प्रचार प्रसार करते थे और इन स्वयं सेवकों को खुदाई खिदमतगार नाम दिया गया। अक्सर ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि खुदाई खिदमतगार किनका नाम था, तो आप ये सब बातें जितनी मैं कोई भी क्वेश्चन कराती हूँ तो जो उसका एक्सप्लेनेशन देते समय बोलती हूँ उसको जरूर याद करिए, क्योंकि उससे भी कई सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। प्रश्न नंबर 8 है कि किसी स्वतंत्र समाचार जो पत्रिका थी उसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर डी है। और इसका जो प्रकाशन है वो कब प्रारंभ हुआ था? 1919 में प्रारंभ हुआ था। कहाँ से प्रकाशित किया गया था? इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर स्थायी बंदोबस्त से प्रश्न पूछ लिया जाता है। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। कब की थी? सन 1793 ईस्वी में की थी। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। प्रश्न नंबर 10 देखिए पूछ रहा है कि भारत के अंदर और बाहर दोनों स्थानों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत के अंदर और बाहर दोनों ही जगह पे क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? वो थे राजा महेंद्र प्रताप। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। उनका असली नाम क्या था? उनका असली नाम खड़ग सिंह था। तो 10 में आपका क्या सही हो जाएगा? 10 में आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। प्रश्न नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? ये स्थित है जम्मू कश्मीर पे। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये परियोजना जो है वो डोडा जिले की किश्तवाड़ तहसील में चिनाब नदी की मुख्य सहायक नदी जो है मरुसूहर पर प्रस्तावित है। अगला प्रश्न नंबर 12 है कि कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि गेहूं एक रोपण फसल नहीं है। रहा है कि किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो इस 13 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है किसे संसार की छत कहते हैं? संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। ये कहाँ स्थित है? मध्य एशिया में स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 4875 मीटर है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे संसार की छत कहा जाता है, यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा जा रहा है कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में क्या पूछा जा रहा है। 16 में पूछ रहे हैं कि जब कुल उत्पाद वक्र गिर रहा हो तो क्या होता है? देखिए कुल उत्पाद यानी टोटल प्रोडक्ट वक्र जब गिर रहा होता है तो श्रम का सीमांत उत्पाद ऋणात्मक होता है। क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न नंबर 17 पूछ रहा है कि सेवा संस्था कब स्थापित की गई? सेवा संस्था कब स्थापित की गई? सन 1972 में जो है स्थापित की गई थी और ये गरीब स्वरोजगार महिला श्रमिकों का एक संगठन है। क्या नाम है? सेवा। इसका जो है पूरा नाम क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन। एस से सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन एसोसिएशन। कब स्थापित की गई? 1972 में की गई थी। अगला प्रश्न 18 है अधिभार अस्थाई डैश है। अधिभार अस्थाई क्या है? इसका मतलब होता है
सब्सिडी से होता है। सब्सिडी क्या है? देखिए, सरकार द्वारा दी जाने वाली एक आर्थिक सहायता होती है जो किसी आर्थिक क्षेत्र, संस्था, व्यवसाय या व्यक्ति को वित्तीय समर्थन देती है। इसको आप इस तरह समझ ले सकते हैं कि कोई नगद भुगतान या कर कटौती के रूप में ये दी जाती है। अब प्रश्न नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि कौन सा ईएसआई लाभ का हिस्सा नहीं है? तो वह सीमांत लाभ और बोनस। 19 में क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि एआरडीसी का विस्तारित रूप क्या है? तो एआरडीसी का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर रिफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में पूछा जा रहा है किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि डीपीएसपी कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लेता है कि कहां से डीपीएसपी या और चीजें ली गई, जैसे मौलिक अधिकार पूछ लेगा या और सारी चीजें। तो डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि डैश के लिए बहुत गणों का उपयोग होता है? मंडल, जिला, संघ या होबली। तो आपका इसमें क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संघ। अगला है प्रश्न नंबर 23। 23 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो सार्वजनिक रोजगार में सभी लोगों को समान अवसर देता है, समान अवसर किसमें मिल रहा है आपको? अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता का अधिकार देता है। इस अनुच्छेद के भाग 1 के अंतर्गत राज्य के किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। और भाग 2 के अंतर्गत क्या है कि राज्य किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर विभेद नहीं करेगा, यानी किसी भी तरह का विभेद नहीं किया जाएगा, समता का अधिकार प्राप्त है। प्रश्न नंबर 24 पूछ रहा है कि राज्यपाल के नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति उसी में निहित है। कौन है? राष्ट्रपति है। क्या सही है आपका? ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें देखिए, जो आपका भारतीय संविधान है उसका अनुच्छेद 155, किस अनुच्छेद की बात कर रहे हैं? तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 25 पूछ रहा है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? 1951 और 52 में हुआ था। तो कब हुआ? 1951 से 52 के बीच में भारत में प्रथम आम चुनाव थे और इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या थी 489, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटें प्राप्त की थी। इस पार्टी ने जितने भी वोट पड़े थे उसका लगभग 45% मत प्राप्त किया था। ठीक है, और पूरे भारत में 44.87%, कितना? 44.87% की चुनावी भागीदारी हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम निर्वाचित प्रधानमंत्री बने थे। एक प्रश्न ये भी पूछ लेता है कि जो है प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था 17 अप्रैल 1952 से। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कब से शुरू हुआ? 17 अप्रैल 1952 से शुरू हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 26 है कि अधातु डैश है? इलेक्ट्रोधनी, इलेक्ट्रो आबंध, इलेक्ट्रोस्नेही या फिर इलेक्ट्रो ऋणी। अधातुएं यानी नॉन मेटल्स क्या होती हैं? आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, इलेक्ट्रो ऋणी होती हैं, यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव होती हैं। अधातुएं यानी नॉन मेटल्स क्या होती है? उनमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होती है, क्योंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आवेशित आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27 पूछ रहा है कि लेंस किससे बनता है? लेंस देखिए फ्लिंट कांच से बनता है। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से बना होता है। यह 2 वक्र पृष्ठों और एक वक्र पृष्ठ और दूसरे समतल पृष्ठ से घिरा होता है।
प्रश्न नंबर 28 है, फ्लोएम के माध्यम से घुलनशील प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों का परिवहन क्या है? क्या है? भोजन परिवहन कहते हैं। क्या सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब अगला है प्रश्न नंबर 29। 29 में पूछा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है? तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। प्रश्न में क्या पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनेगा? तो क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा। देखिए प्रश्न में यही तो पूछा जा रहा था कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? तो इसको गर्म करने पे क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न है कि द्रव माध्यम से बना रुधिर कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। कैसे होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्लाज्मा क्या है? रुधिर का जो अजीवित तरल भाग होता है वो क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। और रुधिर का, ब्लड का जो लगभग 60% भाग है वो क्या होता है? प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो इस तरह से आज की हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अच्छे से तैयारी करते रहिए पूरे पेशेंस के साथ। हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक आप सभी को आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस।